इन इलेक्शन में अगर यूं देखें तो बहुत बड़ी बात तो नहीं कही जाती है, लेकिन उत्साह और कहाँ कोई कमजोर पड़ रहा है, तमाम परिस्थितियों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। बात गवर्नमेंट्स की आती है क्योंकि प्रतिपक्ष हमलावर होता है, अगर वो जीतता है तो कि वर्तमान सरकार में जनता ने विश्वास खो दिया है। इस तरह की कई बातें आती हैं, लेकिन अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी बातें होती हैं कि क्या वास्तव में इसे सिंबॉलिक रूप से कमिंग डेज में जो भी उनके क्षेत्र के विधानसभा चुनाव यानी कि उन राज्य के विधानसभा चुनाव आते हैं, क्या उस पर असर पड़ता है, या 3 सीट से लोकसभा पे कोई या मोदी की लोकप्रियता पे कोई असर पड़ेगा। ये तमाम जो चीजें होती हैं ये अक्सर हम देखते हैं। मैं भी सुरजेवाला जी को देख रहा था कि कांग्रेस ने गेन किया है, बीजेपी अपना भरोसा खो रही है, तो उस पर गौर करना चाहिए। किसान बिल को वापस ले लेना चाहिए, ये सिंबल है या कहें कि ये अलार्म है, मोदी जी को समझना चाहिए। ये सुरजेवाला जी के अल्फाज थे, ट्विटर के जरिए उन्होंने जो मैसेज किया है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर यश गोयल साहब जुड़ रहे हैं, भाजपा नेता सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अगर बात राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में करें तो एक सीट बीजेपी के पास थी, एक कांग्रेस के पास थी, लेकिन बीजेपी ने दोनों पे कब्जा किया है और कांग्रेस इस वक्त हैप्पी धनतेरस कर रही है। हैप्पी धनतेरस आपकी भी है। चुनाव को दिवाली से हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन मैं बता रहा हूं वैसे जो कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे कारण हैं जिनको लेकर के हम ये कह सकते हैं कि हाँ, टिकट में चूक रही हमारी, या फिर कहीं रणनीति में कहीं कमजोर पड़ी रही, या अभी ये कहें कि सरकार के साथ ही जाता है ये मैंडेट जो होता है पर्टिकुलर किसी विधानसभा के बाई इलेक्शन का, ऐसा कुछ है? देखिए योगेंद्र जी, हम जनता ने हमें आया है, मानते हैं कि जनता जनार्दन ही सर्वमान्य होती है। उन्होंने हमें दोनों सीट के अंदर विजय नहीं बनाया, उन्होंने हमारे जो अच्छे कैंडिडेट है वो उतारे हैं। और नो डाउट हमने परिवारवाद को खत्म किया इस इलेक्शन के अंदर। परिवारवाद के हिसाब से हमने टिकट बांटे नहीं थे और हमने संघर्ष किया है, और जनता का जो भी मान है उसको मानते हैं हम कि ठीक है हमारी। बाकी अगर ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर जी बिल्कुल, अगर यूं देखें तो सबसे बड़ी, हाँ जी जी कंटिन्यू करिए। 6 विधानसभा से ज्यादा हम सीटें अभी पूरे बाई इलेक्शन के अंदर लेके आए हैं। 29 सीटों के अंदर हमारी जो 6 विधानसभा थी बीजेपी की, उससे ज्यादा सीटें लेके आए, करीबन 7 या 8 सीटें लेके आए। तो अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बीजेपी को नुकसान हुआ है, मानते हैं। आज हमारे को हिमाचल के अंदर नुकसान हुआ, लेकिन हम आज तेलंगाना के अंदर देखते हैं तो तेलंगाना के अंदर हम रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में जीत के आए। कर्नाटक में भी हम एक सीट लेके आए हैं, आसाम के अंदर पूरी की पूरी सीटें लेके आए। तो जनता का जो है सम्मान करते हैं जनता की। जी चले, सुरेश चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी। सुरेश जी, स्वागत है आपका। बाई इलेक्शन के अगर रिजल्ट की हम बात करें तो जैसे अभी गर्ग साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने फिर भी प्लस किया है। सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुरेश चौधरी जी, मैं जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जी सुरेश चौधरी जी, चलिए वहां जाएंगे हम, लेकिन यश गोयल साहब इस वक्त हमारे साथ में हैं। गोयल साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब, पूरे ओवरऑल अगर इलेक्शन को हम देखें तो हम क्या निष्कर्ष निकालें इसका? देखिए, राजस्थान का अगर पहले लें, ओवरऑल तो ये है कि बीजेपी पिछड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमाचल हो या असेंबली इलेक्शंस हो, असेंबली इलेक्शन में 29 जगह इलेक्शंस थे, उसमें से सिर्फ 6 सीटों पे आगे निकली है और 9 पे कांग्रेस है और 14 पे अदर्स है। तो इस हिसाब से असेंबली में तो काफी पिछड़ी है। और लोकसभा में भी हिमाचल देखिए आप, सिवाय आसाम को और कुछ पोर्शन दूसरी जगह का छोड़ करके वहां है, बाकी नहीं है। अब राजस्थान में अगर मोटे रूप में हम बात करें, क्योंकि हम राजस्थान में बैठे हैं, सबसे ज्यादा जानते हैं, तो बीजेपी का जो पोल परसेंटेज है योगेंद्र जी, बहुत जबरदस्त गिरा है। अभी जो फिगर आए हैं, कांग्रेस ने 37.5% लिए हैं, 37.5, और अदर्स ने लिए 41.8 और बीजेपी के 18.8, 18.8। पोल परसेंटेज देखिए तीनों का, और अदर्स में ये इतना 41.8 है। और अगर आप इंडिविजुअल ब्रेकअप लें तो जो कांग्रेस है उसके 35% वल्लभ नगर में है और बीजेपी के हैं 11.71%, और धारिया वार्ड में
39 कांग्रेस के हैं तो बीजेपी के हैं 26, यहाँ 4th पोजीशन है, वहां 3rd पोजीशन है वल्लभ नगर में। ये पोल परसेंटेज क्यों गिर रहा है? ये तो समझ में आता है हार जीत होती है, मार्जिन 1 से 3% का रहता है जिसमें सीट बन जाती है, बिगड़ जाती है, पर इतना मार्जिन के 2 डिजिट में जा रहा है। ये मेरे ख्याल से जो नेशनल पार्टी है जो देश चला रही है उसका मेरे ख्याल से पॉपुलैरिटी कम हो रही है। उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे काफी सेटबैक है रूलिंग गवर्नमेंट को सेंटर में, और स्टेट्स में काफी अच्छी निकाला है। अब हिमाचल देख लीजिए सरकार है, राजस्थान देख लीजिए। सर एक बात मैं जानना चाहूंगा, हमारे एक ट्रेंड सर बन गया है कि बहुत सारी जगह हम देख रहे हैं कि स्टेट में गवर्नमेंट किसी और पार्टी की होती है, यूनियन गवर्नमेंट जब फॉर्म होती है तो वो अलग पार्टी की चली जाती है। नहीं, ये तो होता है कि स्टेट में जो बीजेपी का पार्ट है, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही देखें हम, तो बीजेपी की रणनीति में कहीं चूक हो सकती है, प्रत्याशी चयन में चूक हो सकती है, लेकिन मोदी की लोकप्रियता की अगर हम बात करें तो उस पर कोई इस तरह का असर नहीं देखा जा सकता हो, ऐसा कुछ मान सकते हैं? ऐसा है योगेंद्र जी, अगर आपको याद हो, और हमारे जो नेता बैठे हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, ये चीजें अंतरराज्यीय परिषद होती थी पहले, इंटर स्टेट काउंसिल, तो गायब हो गई मनमोहन सिंह जी के बाद, जिसमें कि सेंट्रल स्टेट मिलकर के बैठ के बात किया करते थे और प्रॉब्लम को सुलझाया करते थे। परंतु ये गैप अब राजनीतिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। एक तो ये रीजन है। अच्छा, ये जो आप बात कह रहे हैं, और अपने यहाँ राजस्थान में जो है 8 चुनाव हुए, 8 में बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव, 8 में से 6 कांग्रेस जीती, बीजेपी 1 जीते, 1 आरएलपी जीता। ये पिछले 3 साल जो दिसंबर में होने जा रहे हैं सरकार की, अगर इसकी एंटी इनकम्बेंसी होती तो ये इतना क्यों जीतते? या सेंटर की पॉलिसी, ये जो चुनाव है, ये 2 जो असेंबली चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, इसमें बीजेपी ने इस दम पे वोट मांगे हैं खुले रूप में। हमें इंटरव्यू भी किया हमने, सतीश पूनिया जी को, दूसरों, सबने ये कहा कि हम मोदी गवर्नमेंट की जो सफलताएं हैं और मोदी गवर्नमेंट की जो पॉपुलैरिटी है उसको हम सामने ला रहे हैं। हाँ, ला रहे हैं, जनता ने स्वीकार किया। बहुत सारे और भी फैक्टर हैं। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं सुरेश चौधरी जी का रुख करना चाहूंगा। सुरेश जी, एक तो आपको शुभकामनाएं राजस्थान की दोनों सीट के लिए, और लेकिन इसे 2023 के लिए नहीं मानना चाहिए। मेरा जो अपना मानना है कि बिल्कुल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो बेहतर तरीके से, और बीजेपी के लिए ये बीजेपी को रिव्यू करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी अगर ये कहना कि हाँ 2023, क्या आप मान के चलते हैं कि 2023 का ही इससे असर पड़ेगा कुछ? योगेंद्र जी, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बल्लभ नगर और धरियावाद की वोटरों को, जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी की जो 3 साल की सरकार थी, और वहां जो डेवलपमेंट था, सरकार के जो काम थे, कांग्रेस की जो नीतियां थी, कांग्रेस की जो विचारधारा थी, उसको पहुंचाने में हमारी सरकार, हमारा संगठन गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में हम सफल रहे, और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, जनता ने हमें वोट दिया। ये जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की, उन कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने दिन रात लग के कांग्रेस की सरकार की जनहित की योजना और कांग्रेस की विचारधारा, इन दोनों को जनता तक पहुंचाने में हम सफल रहे। और दोनों चुनाव, मैं गोयल साहब की आंकड़े सुन रहा था, आज बीजेपी, मैंने आपके चैनल पे उस दिन कहा था कि पुणे 2 तारीख के परिणाम आएंगे और अपन उस दिन मिलेंगे, बीजेपी धरियावाद में 3रे पे और बल्लभ नगर पे 4थे पे रहेगी। ये हम धरातल पे जाके आए थे, धरातल पे बात की थी। हमारी पार्टी ने अब की बार दिल्ली में एसी में बैठे हुए, जैसे बीजेपी ने टिकट बांटी वैसे नहीं बांटे। अब ये गर्ग साहब ये कह देंगे कि ये मोदी का चेहरा था क्या? अरे भाई, चेहरा तो आपने मोदी का ही बताया था। आज देश में विधानसभा का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट ने, ये लोकसभा के उत्तराखंड के जो रिजल्ट आए हैं, उत्तराखंड में चुनाव भी होने वाले हैं, मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें जनता ने बता दी कि बीजेपी, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, चाहे भाईचारे का मामला हो, चाहे वादा खिलाफी का मामला हो, जिस रूप में चुनाव के अंदर जो वादा करके आए, आज 7 साल हो गए केंद्र में सत्ता में,
योगेंद्र जी, आज हम 3 साल हो गए, आज हम वसुंधरा जी को गाली देते रहे, हमारी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं बताएं तो जनता हमारी नहीं मानेंगे। आज मोदी जी केंद्र में 7 साल से शासन कर रहे हैं और केवल कांग्रेस को खोसने का काम कर रहे हैं। अरे कांग्रेस तो 54 रुपए लीटर डीजल बेच रही थी, 61 रुपए पेट्रोल बेच रही थी, आज आप 110 क्यों बेच रहे हैं? हम तो सरसों का तेल 80 रुपए में बेच रहे थे, आप 190 रुपए में क्यों बेच रहे हो? आज हमारे क्रूड ऑयल कच्चा तेल 120 रुपए पर डॉलर, 120 डॉलर पर बैरियल होके, फिर भी हम, आपको क्या लगता है? मैं कह रहा हूं कि जनता ने इन दोनों परिणामों में राजस्थान में अशोक गहलोत के सुशासन पे मोहर लगा दी और हम जनता जनार्दन को वापस गणेश मान के जनता से जो वादे किए मैनिफेस्टो में, उस वादों को पूरा करके और 23 की जो हमारा चुनाव है उसमें हम, योगेंद्र जी, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें जनता से देगी, हमने जो वादे किए वो पूरे करेंगे, हमारे वादे पूरे किए उन पे जनता ने मोहर लगाई है। वापस आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा। मैं गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अभी आपने सुरेश चौधरी जी को सुना, गोयल साहब के व्यूज आपने सुने, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, मैं शिवराज सिंह जी को देख रहा हूँ, वो फूलझड़ी चला रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी जीत पे फूलझड़ियां चलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि कोई ना कोई हमें कमजोरी है, उसका हम रिव्यू करेंगे। राजनीति में यही सब कुछ होता है। लेकिन अगर बात करें क्षेत्रीय पार्टियों की, जिनको जहां बिल्कुल असम में आप लोगों ने वापस अपने अलायंस के साथ में वापसी की है, ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ये कहें कि जो दबदबा है उसे कायम रखा है, बिखरने नहीं दिया। तेलंगाना के लिए मैं जरूर कहूंगा कि आप लोगों का प्रदर्शन जो रहा काफी बेहतर रहा वहां पे। लेकिन हिमाचल बड़ा चौंकाने वाला है, राजस्थान में भी, क्योंकि आपकी अपनी सीट थी, वो अगर जा रही है आपसे। हरियाणा में आपकी सरकार थी, वो अभय चौटाला किसान आंदोलन के कारण उन्होंने रिजाइन किया था, वापसी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक सीट कांग्रेस झटक करके लेके चली गई। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं मिडिल इंडिया में कि जो महंगाई को, हालांकि बीजेपी खारिज कर रही है, मैं पुनिया साहब को सुन रहा था, महंगाई लेकिन मुद्दा है। सीटों के साथ साथ क्या बीजेपी को वास्तव में वर्तमान इश्यूज पे भी चर्चा करनी चाहिए कि हाँ, महंगाई लोगों का बजट बिगाड़ रही है, लगातार बातें सामने आ रही हैं, कोई तो उसकी वजह है। आपको नहीं लगता है कि जैसे अभी चौधरी साहब कह रहे हैं कि महंगाई एक बड़ी वजह रही है, लेकिन बीजेपी इसे खारिज कर रही है? इसका एहसास नहीं हो रहा कि हाँ, महंगाई इस चुनाव के लिए हम लोगों के लिए अगर कहीं सबक लेना चाहिए वोट के साथ साथ महंगाई से भी, तो उसका असर देख रहे हैं आप इसमें? देखिए, महंगाई का इतना असर नहीं है, ये क्षेत्रीय लोकल चुनाव होते हैं। लोकल चुनाव के अंदर रूलिंग पार्टी को, नो डाउट हमारे हिमाचल के अंदर हमारा आपके जो लोकल, अभी जो लोकल चुनाव हुए, महंगाई की जहाँ तक बात करते हो, उसमें भी तो 4.35% है, जो कि पिछले 6 महीने के अंदर लगातार कम होती जा रही है। जो अगस्त के अंदर 5.5% महंगाई दर थी, आज सितंबर के महीने के अंदर 4.35% आ रही है। तो महंगाई दर तो गर्ग साहब, आंकड़ों का खेल मत जाल, आंकड़ों का जाल मत पढ़ाओ। गर्ग साहब, आंकड़ों का जाल मत पढ़ाओ। आप तो ये बताओ, आप नहीं, गर्ग साहब आप सुनिए, हमने सब्सिडी खत्म कर दी है, आपने पेट्रोल के दाम कम किए थे, पेट्रोल के दाम कम नहीं किए थे, आपने सब्सिडी की थी, हम सब्सिडी की जगह विकास काम कर रहे हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहे हैं, हमारी सेना मजबूत हो रही है, हम आज देश के विकास में पैसा लगा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार में पैसा लगाते थे, आप 85% अपनी जेब में रखते थे, आज हम पूरा की पूरा 1 रुपया आप जनता के विकास के लिए लगा रहे हैं। तो आप महंगाई की बात नहीं करेंगे। हाँ, हम आज जनता ने हमें नकारा है राजस्थान के लिए, उसको स्वीकार करते हैं कि आज हम राजस्थान में हम सफल नहीं हो पाए या हिमाचल में सफल नहीं हो पाए, आज असम में हम सफल हो गए, मध्य प्रदेश में सफल हो गए, हरा के हम जीत के आए। तो ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया का परिप्रेक्ष्य देखें तो उसमें बीजेपी को और हिमाचल का नुकसान हुआ है। तो इसलिए 2023 गर्ग साहब, आप कितना 82% जनता ने वोट दिया, 82% ने। उपचुनाव में 2% जनता ने आपको खिलाफ वोट दिया है।
सुरेश चौधरी जी, चौधरी जी, गर्ग साहब, तो आप इसे खारिज कर रहे हैं कि महंगाई को मुद्दा नहीं रहा जनता का? तो कहा आज 4.35 महंगाई दर है, जो कि आज पिछले 6 महीने के अंदर कम है। ठीक है, हमने आज खाद्य तेलों की है, उसके अंदर 11,000 करोड़ रुपए का हमने प्रोविजन किया है। इंपोर्ट ड्यूटी है, उसको कम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर लोकल जो आज सब्जी वगैरह का जो है, जब लोकल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा तो सब्जी की दरें वैसे कम हो जाएगी। तो आप पेट्रोल और डीजल की जहां तक बात है, तो लोग बागों ने उस चीज को रूटीन में आया है। पेट्रोल डीजल की जगह आजकल इलेक्ट्रिक वाहन में चले गए, बायोडीजल में चले गए लोग बाग। तो आप ये चीज तो देखिए ना, हमने विकास में पैसा लगाया है। आज हम जो पैसा ले रहे हैं विकास में। मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताइए आप, सुरेश चौधरी जी, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि लोगों के रूटीन में आ गया। किसी को अगर खाना नहीं मिलता है, वो एक टाइम भूखा रहता है, तो हम उसे अप्रिशिएट करेंगे कि देखिए कितना अच्छा जीवन बन गया, कि उपवास करना हमारे यहाँ की संस्कृति है, लोगों ने व्रत रखना शुरू कर दिया। योगेंद्र जी, मैं फिर आपको कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो भी पैसा आया है वो विकास में पैसा लगाया है। आज 80 करोड़ लोगों को हम राशन मुहैया करा रहे हैं। हम 106 करोड़ वैक्सीन की डोज फ्री दिए, वो कहाँ से दिए? विकास में पैसा लग रहा है ना। आप ये आप विकास में पैसा लगा रहे हैं, सब्सिडी को किसने दिया है? चलिए समय कम है सर। चलिए सुरेश चौधरी जी, अभी आपने सुना कि पैसा विकास में लग रहा है, तो अगर देखिए, अगर कहीं बड़ा विजन देखना है तो थोड़ा सा आपको कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। लबोलुआब ये है गर्ग साहब की बात का। और महंगाई को खारिज किया इन्होंने कि महंगाई मुद्दा नहीं है, लोकल इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम समीक्षा करेंगे कि हार के क्या कारण हो सकते हैं। योगेंद्र जी, मैं आज आपको एक बहुत जोरदार बात कर रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा लगाया था। सुनिए, अब गर्ग साहब प्लीज, गर्ग साहब समय कम है, गर्ग साहब प्लीज एक बार ज्यादा धरातल पे रहो, ज्यादा खुशी मत बनाओ। योगेंद्र जी, ज्यादा खुशी मत बनाओ। गर्ग साहब, यहाँ खाद्य में अपन आत्मनिर्भर नहीं थे। देश के प्रधानमंत्री ने जवान को, किसान को नारा लगाया था। एक दिन का देश में फास्ट रखा था। किसान और जवान ने उनके आवाज को सुना। कथित किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान तो अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, किसान तो अपने है ना खुश है, किसान तो खुश है। गर्ग साहब समय कम है, गर्ग साहब प्लीज समय कम है। दे रहे हैं और 6,000 रुपए पर साल के किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। समय कम है। 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर चढ़ जाते हैं, झंडे लाल किले के अंदर देश को बदनाम करने के लिए तथाकथित किसान है। वो किसान नहीं है, वो आपने सही पकड़ा है, वो किसान नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। शेष को बेच रहे हो। ज्यादा खुशी मत करो। आखिरी मैं बिल्कुल गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। योगेंद्र जी, ये नहीं माने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये महंगाई को मुद्दा नहीं माने, कोई दिक्कत नहीं। किसान को मुद्दा नहीं मांगे, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल क्या हुआ आसाम के अंदर? जीरो। आसाम में एक की सीट लेके आए हो क्या आप? कांग्रेस की सीट छीन के लेके आए हैं। कांग्रेस की सीट थी, उसको जीत के लेके आए हैं। राजस्थान को कहते रहेंगे आप लोग, असम को कहते हैं। गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं, 30 सेकंड में चाहूंगा गोयल साहब से। गोयल साहब हाँ जी। गोयल साहब, समय कम है, मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि समय हो चुका है ऑलरेडी। मैं यहाँ एक बात जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में इनका इन फ्यूचर जो पॉलिटिक्स है इस पे कुछ असर आएगा? मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा। हाँ योगेंद्र जी, ये हम लोग जो है ना, हमारे जो दूसरे बड़े बड़े साथी हैं, नेता, ये लोग परस्पर उसमें आपस में तकरार कर रहे हैं और वो अपनी जगह दोनों सही हैं। मूल बात यह है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सबसे बड़ा असर पड़ेगा अशोक गहलोत पर, की सरकार पर। उसकी यूनिटी बढ़ेगी। डोटासरा साहब के टाइम में इतने चुनाव हुए, उनकी यूनिटी बढ़ेगी। सतीश पूनिया कमजोर हो रहे हैं, ये कोई नहीं देख रहा है। वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं वोट के मामले में। और ये जो पर्कोलेशन इश्यूज हुआ है जनता तक महंगाई के रूप में, उसकी वजह से ये हार हुई है। ठीक है, अगर जीत गए जोड़ तोड़ करके कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। आसाम में जीते, वहां जीते, यहाँ जीते, पर कुल मिलाकर के जो इंप्रेशन आ रहा है, अभी जो अलवर में धौलपुर में हुआ, वहां कहाँ गए? वहां तो लोकल इशू तो प्योर तो वहीं थे। अलवर और धौलपुर में आ रही नहीं आ रही बीजेपी। तो कुल मिलाकर के इसका राजनीति पे असर पड़ेगा। बिल्कुल गोयल साहब, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो चलिए, कुल मिलाकर के इन फ्यूचर कोई भी इलेक्शन होता है, निश्चित रूप से, यानी कि ये मान के चलिए कि कोई भी घटना होती है
उसका किन परिस्थितियों और कहां असर पड़ता है, उसका जरूर असर पड़ता है। ऐसे ही राजनीतिक घटनाक्रम है। अगर कोई भी घटना इस तरह की, इसको हम घटना इस वजह से कह रहे हैं कि राजनीति का एक घटनाक्रम चला कि बाई इलेक्शन है, चुनाव किस किस ने जीता, उसका निश्चित रूप से असर पड़ता है। क्योंकि डिफेंसिव और ऑफेंसिव दो पार्ट हम खेलते हैं राजनीति के अंदर। जो जीत करके आता है, जवाबदेही जिसकी होती है, जिस सत्ता में जो पार्टी होती है, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। वो कह सकते हैं कि जनता ने खारिज किए हैं प्रतिपक्ष के आरोपों को उसके जरिए। तो ये तमाम जो चीजें हैं, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसका काफी असर होगा। हर दल अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि गहराई में जाए कि वजह क्या रही, हार की या जीत की, वो कोशिश करेंगे। अगर हार जीत की वजह को अगर भुनाने की कोशिश की जाएगी तो उस पैटर्न को पकड़ेंगे। हार के कारण अगर पकड़ में आते हैं तो अगली बार उसमें सुधार किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। 108 MLA हो गए।